प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 7 गणित में हम कर रहे हैं जुलाई चौथे सप्ताह की वर्कशीट हम कर रहे हैं। कल भी हमने करी थी। इसमें आपने जो कल काम दिया था ये सारणी आपने बना ली होगी। ये जो काम हमने इसमें दिया था आपने कंप्लीट कर लिया होगा। काम जो हम बता रहे हैं आपको, ये हमने काम दिया था आपको करने के लिए, ये भी आपने करना था। जो सारणियाँ बनी हुई है सब आपने करनी थी। प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो कल हमने सीखा था गुणनखंड और गुणज निकालना। आज हम सीखेंगे गुणनखंड के बाद सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, और सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल, ये हमने निकालने हैं। जैसे 6 और 15 के गुणनखंड निकालिए, इनके सार्वगुणनखंड भी लिखिए। ये उदाहरण दे रखा है। देखिए 6 के गुणनखंड क्या होंगे, कौन कौन सा ऐसी संख्या है जिससे 6 पूरा पूरा कट जाता है, जिसके पाड़े में 6 आता है, ठीक है ना। 6 के वो गुणनखंड होंगे। जैसे एक तो सब में होता है, 2 के पाड़े में 6 आता है, 3 के पाड़े में आता है, फिर 4, 5, फिर 6 के पाड़े में 6 आता है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 6 इसके हो गए गुणनखंड। अब 15 के गुणनखंड क्या होंगे। 15 किस किस पाड़े में आता है भाई, एक तो सब में होता है, एक के अलावा 15 किस पाड़े में आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है, 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है, 6, 7, 8, 9, 10 किसी में नहीं आता, सीधे 15 में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक तो सब में होता है। अब इसके सार्वगुणनखंड क्या होंगे, सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में हो। जैसे एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक तो एक हो गया जो दोनों में है। अब यह 3 देखिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, एक 3 हो गया जो दोनों में है। तो इसके सार्वगुणनखंड 6 और 15 के सार्वगुणनखंड हो गए 1 और 3। 6 और 15 के सार्वगुणनखंड क्या हो गए, 1 और 3, ठीक है ना। या कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखिए गुणज की बात करते हैं। 4 और 6 के गुणज मतलब होता है पहाड़ा। जैसे 4 के गुणज, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 छक 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, और इसके बाद 4 दशांक 40, फिर 44, फिर 48, भाई कितने भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 6 के गुणनखंड देखिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 36, 6 तिये 42, 6 अट्ठे 48, 6 नवा 54, 6 दशांक 60, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर जो इनमें, ठीक है ना, 4 के गुणनखंड क्या आ गए, 4 के गुणज क्या आ गए, फिर से लिख लेते हैं। ये हुए आपके 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छका 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 4 धाम 40, फिर 44, फिर 48, इस प्रकार से। और 6 के गुणज क्या होंगे, ये केवल समझने के लिए है, ठीक है ना। 6 के गुणज, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24,
6 पंजे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठा 48, 6 नमा 54 और 6.60। चलो यहाँ तक तो कर ही लेते हैं। अब देखिए सार्वगुणज, इनके सार्वगुणज क्या हो गए? सार्वगुणज का मतलब हुआ, देखिए मैं यहाँ पर टिक 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 डॉट डॉट लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये है, डॉट डॉट का मतलब है कि ये गुणज अभी ख़त्म नहीं हुए। गुणज का जो संख्याएं होती है वो अनंत होती हैं, गुणज अनंत होते हैं, ठीक है ना, ये ख़त्म नहीं हुए। तो अब देखिए इसमें सार्वगुणज मतलब दोनों में जो हैं, देखिए 4 8 यहाँ 6 12, ये देखिए 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, इसके बाद 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है तो 36 इसमें भी है। ऐसे देखिए 48 यहाँ पर है तो 48 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो सार्वगुणज क्या हो गए? 12, 24, 36, 48, ये इसके और भी हो सकते हैं, अगर आगे बढ़ाएंगे तो और आ जाएंगे। ये इनके सार्वगुणज हो गए जो दोनों में होते हैं, ऐसे सार्वगुणनखंड जो दोनों में होते हैं। बस ऐसे ही यहाँ पर इसको आपने करना है प्रश्न नंबर 5 को। इसमें 4 प्रश्न देखिए, 3 और 5 के 2 सार्वगुणज लिखिए। पहले 3 के आपको गुणज लिखने पड़ेंगे, 3 के गुणज, 3 का पाड़ा, 3 कम 3, 3 गुना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, ठीक है ना, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नौ 27, 3 दशांक 30, 33। अब ऐसे ही 5 के, ठीक है, 3 के हो गए, 3 के गुणज। अब 5 के यहाँ लिखेंगे, 5 के गुणज, 5 के गुणज क्या हो जाएंगे? 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है एक जैसे सार्वगुणज, सार्वगुणज मतलब जो एक जैसे हों। जो दोनों में एक जैसे हों, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के पाड़े में 15 है, 3 के गुणज, और 5 का भी 15 है, एक तो हो गया 15। इसके बाद देखिए यहाँ पर 30 है, इसमें भी 30 है, दूसरा हो गया 30। अब उसमें 2 ही पूछे थे तो 2 हमने लिख दिए। इस प्रकार से इस वाले को आप करेंगे। ऐसे देखिए 6 और 9 के प्रथम 3 सार्वगुणज, इसमें 6 के गुणज लिखने पड़ेंगे, फिर 9 के गुणज, और 3 उसमें आपको सार्वगुणज निकालने हैं, 3 निकलने चाहिए। देखिए 18 और 24 के सार्वगुणनखंड, मतलब 18 का और 24 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। अभी गुणज कर रहे थे, कन्फ्यूज मत होइए। अब यहाँ 18 के गुणनखंड जब लिखेंगे, 18 के गुणनखंड, तो यहाँ आपने गुणज नहीं करने हैं, यहाँ गुणनखंड करने हैं। मतलब कौन सी ऐसी संख्या हैं जिनसे 18 कट सकता है, जिन पहाड़ों में 18 आते हैं। जैसे एक तो सब में होता है, 2 नम 18, 3 छक 18, है ना, 6 तिया 18, 9 दूना 18, जिससे कट रहे हैं, जो इस पाड़े में आते हैं, फिर सीधे 18 के पाड़े में आते हैं। इसके बाद देखिए 24 के गुणनखंड, चौबीस के क्या होंगे? एक तो सब में होता है, 2 के पाड़े में 2 से 24 कटता है, क्योंकि 24 एक सम संख्या है, 2 से ज़रूर कटेगा। 3 से 3 अठे 24, फिर 4 छक्का 24, फिर 6 चौको 24, फिर 8 तिया 24,
फिर 12 दूना 24, फिर 24 एकम 24, ये हो गए। अब इनके सार्वगुणनखंड क्या होंगे? सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों में है। से एक सब में होता है तो एक हो गया, दो भी दोनों में है दो भी हो गया, तीन भी दोनों में है तीन भी हो गया। अब 4 6, 6 भी दोनों में, देखिए 6 भी हो गया। उसके बाद 9 8, ठीक है ना, 1 2 3 6, इसके बाद और कोई नहीं है। 1 2 3 6, ये इसके सार्वगुणनखंड आ गए। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। ऐसे यहाँ इसके बाद देखिए 12 और 20 के सार्वगुणनखंड करने हैं। ध्यान रहे सार्वगुणज करने की सार्वगुणनखंड करने हैं। यहाँ सार्वगुणनखंड करने हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इसमें किया सार्वगुणनखंड, ऐसे ही यहाँ पर होगा। पहले 12 के गुणनखंड किए जाएंगे, फिर 20 के गुणनखंड किए जाएंगे, फिर उनमें जो सेम होगा वो नीचे उतारा जाएगा सार्वगुणनखंड में। इसको भी आपने करना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये है इसमें विभाज्यता के नियम कि संख्या निम्न संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी। देखिए पिछली कक्षा में आपने सब विभाज्यता के नियम पढ़ रखे हैं, यदि आपको याद है। इसमें देखिए लिखा है 2 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभाज्य होगी। तीसरा, यदि 3 से विभाज्य, यदि दो संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित होता है, जैसे 6 4 2 6 है, 6 4 2 6 को जोड़ा तो 18 आया, इसका मतलब 18 3 से कट जाता है, 3 6 18, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, यानी हमें अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 4 में क्या है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो संख्या या दोनों शून्य या लास्ट में 2 शून्य है, अंतिम अंक 2 शून्य है, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिखा 200, हम पूछेंगे क्या 200 4 से विभाजित होती है, क्योंकि 2 शून्य है तो 4 से विभाजित होगी, है ना। अगर हम कहेंगे 1000, भाई इसके अंत में भी 2 शून्य तो है ही हैं, वैसे तो 3 दिख रहे हैं लेकिन 2 तो है ही है, कम से कम 2 हैं, इसलिए ये भी 4 से विभाजित होगी, ठीक है ना। और इसमें 2 90 48 है, 48 4 से विभाजित होगा तो 90 48 भी 4 से विभाजित होगा, है ना। तो यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगी। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, 2 से भी उसमें भाग जाता है, सम संख्या है, और 3 से जाता है क्योंकि अंकों का योग भी उसके 3 से कट रहा है तो वो 3 से कटेगी, है ना। यदि 2 और 3 से कोई संख्या विभाजित होती है तो 6 से भी वो पूरी विभाजित हो जाएगी। 8 कैसे, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या 8 से विभाजित होती है या अंत में उसके 3 शून्य हों, जैसे एक ये है ना, या अंत में 3 शून्य हों, ये 3 शून्य लिखा मैंने, ठीक है ना, या ये लिखा हमने 3 शून्य यदि इकाई के अंक में है तो 8 से विभाजित होगी, ठीक है ना। अच्छा, 9 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित होता है, यहाँ भी आपको जैसे 3 में आप अंकों का टोटल करते हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो वो संख्या जिसके अंकों का योग 9 से कट जाएगा वो संख्या भी 9 से कट जाएगी, पूरा भाग जाएगा, 0 से 0 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। 10 से, अब जिसके इकाई का अंक 0 हो वो 10 से विभाजित होगी, जिसके इकाई में 1 भी शून्य आ जाए वो 10 से विभाजित होगी। 11, यदि संख्या के एकांतर अंकों 1 1 छोड़कर के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे 6224 एक संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंकों का जो पहला अंक और 6 और 2 है, 6 और 2 8 होते हैं, फिर एकांतर मतलब एक एक छोड़ करके फिर दूसरा लिया, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, बड़ा लिख देते हैं 6 4 2 4, ठीक है ना।
हमने ये और ये उठाया, ये 4 4 हो गए, 4 और 4 को जोड़ा, ये हो गए 8। फिर हमने यहाँ 2 उठाया और एक छोड़ करके 6 उठाया, 6 और 2 हो गए 8। 8 में से 8 को घटाते हैं, अंतर आता है 0, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है वो 11 से विभाजित होगी। ये तो कहा यदि संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो जाए या 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें आपको करना क्या है कि क्या संख्या 2520 4 6 व 9 से विभाजित होती है कि नहीं होती, ये आपने देखना है, इसको जांच करनी है। 4 से विभाजिता में देखना है कि 4 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, 6 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, 9 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो ये आपने सभी विभाजिता के नियम भी नोट कर लेने हैं, ठीक है। और ये आपने सब नोट करना है। ये भी नोट करना है, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।